जय हिंद मित्रों। इस वीडियो में राष्ट्रीय सहारा में छपे लेख ब्रिक्स विस्तार और भारत का अध्ययन करेंगे। ब्रिक्स का विश्व फैल रहा है। अभी ब्रिक्स में देखें तो 42% दुनिया की आबादी है इसमें, और दुनिया की कुल जीडीपी का 25% का जो प्रतिनिधित्व है ब्रिक्स करता है, और दुनिया के वैश्विक व्यापार का 17% हिस्सेदारी ब्रिक्स देशों की है। इसमें 6 देशों को और शामिल किया गया है, जिसमें अर्जेंटीना, इजिप्ट, इथोपिया, सऊदी अरेबिया, ईरान, यूएई, ये 6 देश इसमें आ गए हैं। तो इसका विस्तार हो गया है। तो ब्रिक्स का विश्व फैल रहा है, और इसका जो स्थापना हुआ था 2009 में हुआ था। इसकी पहली 2009 में हुआ था, और 2010 में इसमें साउथ अफ्रीका को शामिल किया गया था। 2011 में पहली इसकी बैठक हुई थी, और 2023 में इसकी 15वीं बैठक हुई है जोहान्सबर्ग में। इसमें एनडीबी की स्थापना 2014 में हुआ था, 6ठे ब्रिक्स सम्मेलन में। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट इससे तथ्य हैं। आम सहमति से ब्रिक्स के विस्तार की भारत की हरी झंडी मिलने के बाद 6 और देशों को पूर्ण सदस्य बनाया गया है। ये देश हैं अर्जेंटीना, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और मिस्र। ठीक है। दक्षिण अफ्रीका की अध्यक्षता में हुए इसके शिखर सम्मेलन में पहले यह कहा जा रहा था कि भारत उसके विस्तार के पक्ष में नहीं है। विस्तार का प्रस्ताव चीन का था, और चीन कह रहा था कि पाकिस्तान को डाल दें। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह कहते हुए कि भारत हमेशा से ब्रिक्स विस्तार का पक्षधर रहा है, और वह तो G20 देशों में भी अफ्रीकी यूनियन को अस्थायी सीट देने का प्रस्तावक है, बाजी को पलट दिया। यहाँ समर्थक एवं वहाँ प्रस्तावक होकर उन्होंने अफ्रीकी देशों को अपना मुरीद बना लिया। खुली प्रतियोगिता में विकास की अपेक्षा करने वाला देश भारत इसमें पीछे क्यों रहता। फिर ब्रिक्स की स्थापना के मूल में वैश्विक बहुध्रुवीयता है। सदस्यों की नई आमद और नए देशों के ब्रिक्स में शामिल होने की अपेक्षाएं बहुध्रुवीयता के उसके विश्वास को रूप दे रही हैं। प्रधानमंत्री का यह कहना सही है कि ब्रिक्स राष्ट्र एवं उनके मित्र देश उसकी बुनियादी धारणाओं को मजबूत करेंगे। भारत ने एक अंतरिक्षीय अनुसंधान सहयोग संगठन बनाने का प्रस्ताव किया है, जो चंद्रयान 3 की ऐतिहासिक सफलता की पृष्ठभूमि में मौजूद है। बनाने का प्रस्ताव है जो चंद्रयान 3 के ऐतिहासिक सफलता की पृष्ठभूमि में मौजूद है। यही नहीं बल्कि इनके अलावा भी ब्रिक्स बहुत सारे कार्यक्रम चलाने में सक्षम है। उसकी कुल जीडीपी वैश्विक जीडीपी के लिहाज से लगभग 1/3 से अधिक है। और 41.42% है। क्या जीडीपी नहीं, जनसंख्या होना चाहिए था। जीडीपी जो है वो तो 25% है, 1/4। ठीक है, कुछ फैक्ट इसमें गलत लिख उठा है। यही नहीं बल्कि इसके अलावा भी ब्रिक्स बहुत सारे कार्यक्रम चलाने में सक्षम है। उसकी कुल जीडीपी वैश्विक जीडीपी के लिहाज से कितनी है, तो वह 25%। इसमें लिख रहा है कि 1/3 से अधिक 41.6% है। तो 41.6% यानी कि 42% जो है वो वैश्विक आबादी का हमारा ब्रिक्स में प्रतिनिधित्व इतने जनसंख्या का है, 42% का। और जीडीपी में देखें तो 25% जीडीपी का प्रतिनिधित्व करता है ब्रिक्स। 2011 में यह महज 19 यानी 20% थी। यहाँ याद रखने की बात है कि G7 देशों की कुल जीडीपी सिकुड़ रही है। 15वें शिखर सम्मेलन में भारत की पहल प्रस्तावों का अनुसमर्थन भी मायने खेज हैं। इनके साथ कुछ एक क्षेत्रों में प्रधानमंत्री का भारतीय उपलब्धियों का ब्यौरा देने का मकसद उनमें कारोबार सुनिश्चित करना भी था। सम्मेलन के पार्श्व में अरब अफ्रीकी देशों के राष्ट्राध्यक्षों एवं शासनाध्यक्षों के साथ प्रधानमंत्री की मुलाकात का संदर्भ भी कारोबारी संबंध बढ़ाना या नए संबंध स्थापित करना रहा है। अलबत्ता चीनी राष्ट्रपति जिनपिंग के साथ उनकी मुलाकात के नतीजों को लेकर देश आशान्वित हैं। हालांकि NSA नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र और विदेश मंत्री स्तर की वार्ताओं से कुछ धुंध छंटने में सफलता मिली है, पर कुछ ठोस नतीजे नहीं मिले हैं। थोड़ा बेसिक पढ़ लें। गोल्डमैन सैक
ये ब्रिक्स शब्द का जो गठन किया था किसने किया था? तो गोल्डमैन सैक ने किया था। गोल्डमैन सैक द्वारा अपनी रिपोर्ट में गढ़ी गई ये संकल्पना विश्व राजनीति में आज सबसे प्रभावशाली समूहों में से एक है बन चुके हैं। ब्रिक्स अर्थव्यवस्थाएं दुनिया की 41 कहेंगे 42 रहता है तो 41 करते हैं, चलो 41% या 42% कर लें, 42% जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करती हैं, लगभग 25% वैश्विक जीडीपी का निर्माण करती हैं और दुनिया के 17% वैश्विक व्यापार का निर्माण करती हैं। ये देश दक्षिण दक्षिण सहयोग साउथ साउथ कोऑपरेशन के लिए एक प्रभावशाली दबाव समूह के रूप में स्थापित हुए हैं। ब्रिक्स स्वयं को 3 स्तंभों पर केंद्रित मानता है। पहला है राजनैतिक सुरक्षागत स्तंभ। राजनैतिक सुरक्षागत स्तंभ एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका के ये 5 देश मिलकर क्षेत्रीय और वैश्विक राजनैतिक सुरक्षागत महत्वपूर्ण मुद्दों पर अपनी साझी सोच और रणनीति बनाने का प्रयत्न करते हैं। दूसरा, आर्थिक और वित्तीय स्तंभ। ये देश उत्तर दक्षिण विभेद को समाप्त करने और इस संबंध में सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति में अपने अनुभवों और प्रयत्नों से संपूर्ण विकासशील जगत को लाभान्वित करने का प्रयत्न कर रहे हैं। तीसरा, सांस्कृतिक और पीपल टू पीपल एक्सचेंज। ब्रिक्स में भूमंडलीकरण के अनुरूप तीसरी दुनिया के देशों के बीच अंतरक्रिया को भी महत्वपूर्ण माना गया है। इसमें अकादमिक, खेलकूद, पर्यटन, व्यापारिक आदान प्रदान जैसे बिंदु शामिल हैं। ब्रिक्स की चुनौतियां क्या हैं? ब्रिक्स की सबसे बड़ी विशेषता यह मानी गई है कि यह पहला वैश्विक स्तर पर प्रभावी राजनीतिक प्रयोग था जिसमें पश्चिमी जगत के किसी शक्तिशाली देश को शामिल नहीं किया गया और भारत, चीन जैसे संघर्षशील देश इसमें एक साथ जुड़े। इसी पृष्ठभूमि में ब्रिक्स के सामने आज सबसे बड़ी चुनौती है चीन, रूस और भारत का समूह के क्रियाकलाप को लेकर अलग अलग नजरिया रखना। रूस ब्रिक्स को प्रमुखतः राजनीतिक सुरक्षागत उद्देश्यों से देखता है, विशेषकर 2014 के बाद पश्चिमी देशों द्वारा उसे अलग थलग करके उसके विरुद्ध प्रतिबंधों की राजनीति चलाए जाने के परिणामस्वरूप वो ब्रिक्स को अपनी पहचान के रूप में पश्चिम के सामने रखना चाहता है। चीन का ब्रिक्स को लेकर रुझान प्रमुखतः इस बात पर केंद्रित है कि वो इसके माध्यम से तीसरी दुनिया के नेतृत्वकर्ता के रूप में उभरे। साथ ही वो ब्रिटेन हुड्स की संस्थाओं के समानांतर अपने नेतृत्व में एक वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में भी इसे आगे बढ़ाना चाहता है। भारत चीन और रूस से अलग वास्तविक अर्थों में तीसरी दुनिया के मुद्दों पर केंद्रित रहते हुए तीनों स्तंभों के अनुरूप दक्षिण दक्षिण सहयोग के सफल मंच के रूप में इसमें अपनी भूमिका का निर्वहन करना चाहता है। हालिया समय में ब्रिक्स के विस्तार को लेकर भी देशों के बीच मतभेद उभरे हैं। यहाँ समस्या ये है कि ब्रिक्स प्लस के लिए किन मार्गदर्शक सिद्धांतों को पालन करना है, इस पर अंतिम सहमति नहीं बन पा रही थी। लेकिन फिलहाल इसमें 6 देश शामिल हो गए हैं: अर्जेंटीना, इजिप्ट, इथियोपिया, सऊदी अरेबिया, यूएई, ईरान। ये 6 देश शामिल हो गए हैं। और ये अर्जेंटीना को छोड़ दिया जाए तो ये पश्चिमी एशिया मतलब खाड़ी और अफ्रीका जो देश हैं वहाँ के प्रमुख देश हैं, तो इनको शामिल कर लिया गया इसमें। अब हम देखें थोड़ा सा और बातें कि ब्रिक्स कि कुछ और चीज़ें। तो दुनिया की 5 देश हैं, 5 देश थे, अभी तो 11 हो गए हैं। वो दुनिया की 5 अग्रणी उभरती अर्थव्यवस्थाओं में से एक थे। ये महत्वपूर्ण आर्थिक इंजन है, उभरता हुआ निवेश बाजार और वैश्विक शक्ति है ये। और पहला ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2009 में हुआ था, रूस में हुआ था, और दिसंबर 2010 में दक्षिण अफ्रीका को इसमें शामिल कर लिया गया। सहयोग, ब्रिक्स देशों के बीच में आपसी जो सहयोग है वो आर्थिक और वित्तीय सहयोग मुख्य रूप से है। आर्थिक और वित्तीय सहयोग, इसमें 2 चीज़ें हुई हैं। एक तो न्यू डेवलपमेंट बैंक का स्थापना हुआ है सन 2014 में ब्रिक्स के 6ठे शिखर सम्मेलन में 2014 में, जो कि हुआ था कहाँ पर, जो कि हुआ था फोर्टलेजा ब्राज़ील में। तो ब्राज़ील में हुआ था। यहाँ पर न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना हुआ है। इसका उद्देश्य है कि विकासशील देशों में बुनियादी ढांचा और सतत विकास परियोजनाओं का संचालन करना, और इसका मुख्यालय वो है शंघाई चाइना में।
और इसका क्षेत्रीय कार्यालय है जोहान्सबर्ग में। तो फिर से सारी बातें देखें। जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है इसकी स्थापना हुआ था ब्रिक के छठे शिखर सम्मेलन में 2014 में ब्राज़ील के फोर्टलेजा में हुआ था। और इसका जो उद्देश्य है वो है ढांचागत विकास करना और सतत विकास लक्ष्यों को आगे बढ़ाना, उसके लिए परियोजनाएं संचालित करना। इसका जो मुख्यालय है वो है शंघाई में और इसका क्षेत्रीय मुख्यालय वो है जोहान्सबर्ग में। तो ये इसके बारे में कुछ बेसिक बातें हैं। और वैश्विक वित्तीय संकट से निपटने के लिए ब्रिक वैश्विक वित्तीय संकट से निपटने के लिए ब्रिक आकस्मिक रिजर्व व्यवस्था शुरू किया गया था, CRA। इसका उद्देश्य था कि भुगतान संतुलन संकट की स्थिति को कम करने और वित्तीय स्थिरता को मजबूती प्रदान करने में मदद के लिए मुद्रा विनिमय के माध्यम से सदस्यों को अल्पकालिक मौद्रिक सहायता देना। इसमें $100 बिलियन का निवेश किया गया है, जिसमें से $41 बिलियन चाइना का है, 18 बिलियन भारत और रूस का है, $5 बिलियन साउथ अफ्रीका का है, अर्जेंटीना का इसमें नहीं है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में सहयोग जो किया जा रहा है वो संक्रामक रोगों को हटाने के प्रयास हैं, जिसमें तपेदिक अनुसंधान नेटवर्क बनाया गया है। विज्ञान प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में जल संसाधनों के प्रबंधन, जैव प्रौद्योगिकी, जैव चिकित्सा। विज्ञान प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में जल संसाधन प्रबंधन, जैव प्रौद्योगिकी, जैव चिकित्सा में कार्य किया जा रहा है। सुरक्षा सहयोग में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक होती है जो मादक पदार्थों की तस्करी, साइबर हमले, मनी लॉन्ड्रिंग, भ्रष्टाचार, आतंकवाद। मादक पदार्थों की तस्करी, साइबर हमले, मनी लॉन्ड्रिंग, भ्रष्टाचार, आतंकवाद। मादक पदार्थों की तस्करी, साइबर हमले, मनी लॉन्ड्रिंग, भ्रष्टाचार, आतंकवाद के ऊपर कार्य करते हैं। व्यापार में देखें तो अवसंरचना विकास, विनिर्माण, ऊर्जा, कृषि व्यवसाय, वित्तीय सेवाएं, क्षेत्रीय विमानन, क्षमता स्तर का सामंजस्य, क्षमता विकास, इन सब पर कार्य किया जाता है। ब्रिक्स का महत्व ये है कि ये दुनिया की 42% आबादी का प्रतिनिधित्व करती हैं, 25% GDP का निर्माण करती हैं और 17% वैश्विक व्यापार में योगदान करती हैं। इसकी चुनौतियां जो हैं वो यही है कि ब्रिक्स देश आपस में व्यापार कम करते हैं, यानी ब्रिक्स के सभी देश आपस में व्यापार कम करते हैं और चीन के साथ में व्यापार ज़्यादा करते हैं। ये एक चुनौती ये है। और रसिया और चाइना इसको खाली देखते हैं कि पश्चिम की जो हेजीमनी है उसको समाप्त करना है, उसको काउंटर करने का प्रयास करना है। रसिया जो है ब्रिक्स को मुख्य रूप से सुरक्षागत और राजनीतिक मंच के रूप में देखता है। चाइना तीसरी दुनिया का नेतृत्वकर्ता बनना चाहता है और ब्रिटेन वुड्स संस्थाओं का काउंटर करने का प्रयास करता है, जबकि भारत जो है वो चाहे आर्थिक वित्तीय स्तंभ हो, राजनीतिक सुरक्षागत स्तंभ हो, सांस्कृतिक पीपल टू पीपल एक्सचेंज स्तंभ हो, इन सब में कार्य करने का प्रयास कर रहा है। अब देखते हैं कि ब्रिक्स की चुनौतियां हमने देख ली हैं। अब देखते हैं इप्सा क्या है। इप्सा सन 2003 में ब्राज़ील उद्घोषणा, जैसे G7 जो है, फिर से G7 एक मंच है, दुनिया की 7 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं का एक मंच है। वो अपने बैठकों में कुछ देशों को बुलाती हैं, आमंत्रित करती हैं, उनको आउटरीच कंट्री कहा जाता है। इन आउटरीच कंट्री में 3 देश शामिल हैं, मतलब और भी देश हैं। 3 मुख्य देश जो ब्रिक्स वाले हैं वो हैं इंडिया, ब्राज़ील और साउथ अफ्रीका। तो इन्हीं को मिलाकर के इप्सा संगठन बना हुआ है। इन्होंने कहा कि हम अपने कॉमन जो एजेंडा है उसको इस मंच पर उठाने के लिए और वैश्विक स्तर पर सहयोग को साबित करने के लिए जो कॉमन हमारे एजेंडे हैं उसको हम उठाएंगे इप्सा में। तो इसके लिए सन 2003 में इन्होंने किया ब्राज़ीलिया उद्घोषणा। तो ब्राज़ीलिया उद्घोषणा के द्वारा इप्सा का निर्माण हुआ और इसका जो रणनीतिक रूप में 3 मुद्दे केंद्रित रहते हैं। पहला, ये तीनों देश प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर गुट निरपेक्षता की संस्कृति के अनुरूप तीसरी दुनिया के हितों को केंद्र में रखकर वैचारिक समन्वय और एकीकृत रणनीति बनाने का प्रयत्न करते हैं। ये विभिन्न मुद्दों पर एक दूसरे के साथ मिलकर संयुक्त कार्यबलों, विशेषज्ञ समूहों आदि के माध्यम से अपने अपने देशों में आर्थिक, प्रौद्योगिकी और सामाजिक प्रयत्नों को संचालित करते हैं। अपने अनुभवों के आधार पर समूची तीसरी दुनिया के लिए केंद्रित प्रयत्नों को संपन्न करते हैं। इब्सा के संदर्भ में सबसे बड़ी चर्चा ये रही है कि ब्रिक्स के बनने के बाद इस समूह की अलग से क्या आवश्यकता है। इस विषय पर भारत यह स्पष्ट राय रखता है कि ब्रिक्स के समानांतर इब्सा
एक बहुत महत्वपूर्ण प्रासंगिकता रखता है। ये तीनों देश लोकतंत्र और उससे जुड़े मूल्यों के आधार पर ऐसा साझा इतिहास रखते रहे हैं जो उन्हें समकालीन विश्व राजनीति में कई जटिल मुद्दों पर मिलकर काम करने को प्रेरित करता है। ये तीनों बहुलतावादी समाज हैं जहां बहुधार्मिक, बहुभाषी, बहुनिर्जातीय परंपराओं का सम्मान मिलता है। आधुनिक विश्व राजनीति में गुटनिरपेक्षता इनके साझे संघर्ष के भी प्रमाण रही है। आज के समय में कई ऐसे मुद्दे जिन पर ब्रिक्स में अंतर्विरोध बन सकता है, लेकिन इप्सा में उन पर आम सहमति देखी जाती है। उदाहरण के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ सुधारों को लेकर ये तीनों एक राय रखते हैं, लेकिन ब्रिक्स में चीन इस विषय पर नकारात्मक सोच रखता है। बोल्सा फैमिलिया जैसा कार्यक्रम इस समूह की प्रासंगिकता का एक और उदाहरण है। ब्राज़ील के इस राष्ट्रीय अभियान ने भारत को अपने देश में डीबीटी जैसा कार्यक्रम चलाने के लिए प्रेरित किया है। तो इस वीडियो में इतना ही। पूरा देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।